देखिए आज का टॉपिक है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें चार्ज के बारे में तो थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे आप कहते थे कि चार्ज आपका स्टेशनरी चार्ज है, यानी आवेश जो है वो रेस्ट में रखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है, तो उसके आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर चार्ज रेस्ट में रखा है, स्थिर आवेश है आपका, स्थिर अगर आवेश है तो स्थिर आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश आपका गतिशील है, गतिशील आवेश है, अब गतिशील में लेकिन दो बातें आ जाती हैं भाई। एक तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और एक उसकी स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, यानी एक्सीलरेशन की बात की जा रही है। तो गतिशील आवेश में हम बात कर रहे हैं नियत वेग से, नियत वेग से बात कर रहे हैं। तो गतिशील आवेश जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दो चीजें समझ में आई कि अगर आवेश स्थिर होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर आवेश गतिशील है लेकिन नियत वेग से गतिशील है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश त्वरित है, आवेश जो है एक्सीलरेट हो रहा है तो फिर वो उत्पन्न करता है आपका ई कर रहा है, बी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ई एन वेव्स, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, देखिए इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। और हर पॉइंट को हम बारीकी से पढ़ेंगे तभी उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं। तो आप कह सकते हो त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, यानी आवेश अगर हमारा एक्सीलरेट हो रहा होगा तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां पर आवेश त्वरित होता हो, जैसे हम कहें दोलित्र परिपथ, ऑसिलेटिंग सर्किट जिनको बोलते हैं। तो दोलित्र परिपथों में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होते हैं उनमें, और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट होंगे तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं ये उत्पन्न कैसे हो रही हैं, ठीक है ना। तो कोई भी त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात की जाए, इसकी परिभाषा देने की बात की जाए तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आप विद्युत चुंबकीय तरंगों में तीन चीजें हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र सदिश और एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश। मान लीजिए ये आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये है आपकी ओरिजिन। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो विद्युत क्षेत्र सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश को आप ई मान सकते हो, ई वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश को बी वेक्टर। कि विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में और एक दूसरे के साथ समान कला में कंपन करते हैं। देखिए समान कला किसको कहती हूं, जैसे मान लीजिए आप यहां ई की बात कर रहे हैं, ई को अगर हम ऐसे लिखें, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब साइन के साथ जो चीज तुम्हें दिखती है उसको कहते हैं कला। इसको फेज कहा जाता है, इसको कला कहा जाता है। यहां पर ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान है। तात्क्षणिक क्यों, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आप इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड लगाओगे तो वहां आ जाएगा, t इक्वल टू 0 लगाओगे तो वहां पे आ जाएगा। इसका मतलब t की जो वैल्यू लगाओगे e का वही मान निकल करके आ जाएगा। तो ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कही जाती है। ई नॉट क्या है, उसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा कोणीय आवृत्ति, और k को कहते हैं यहां प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। उसके बारे में और डिस्कस करेंगे बात, ठीक है। तो ये ई है, तो अब ये साइन के जो एंगल होता है उसको कला कहा जाता है। ऐसे ही मान लो अगर बी का फॉर्मूला लिखोगे तो बी का फॉर्मूला होगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन
लेकिन एंगल में सेम आएगा ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो अब आप कह सकते हो कि ई और बी समान कला में है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, उसमें भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें भी ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब दोनों का एंगल सेम है, तो आप कहेंगे कि वो समान कला में है। या फिर अगर तुमसे पूछे कि उनके बीच में कलांतर कितने का है, कलांतर का मतलब कला का अंतर। अब कला में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, एक जैसी कलाई, तो कलांतर हो गया 0। तो अगर तुमसे पूछे कभी कि भाई यहाँ कलांतर कितना है, तो आप कह सकते हो कलांतर है 0। और या फिर कहिए ये समान कला में है। कैसी कला में है? समान कला में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये फॉर्मूले भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्वेश्चन कैसा आ सकता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा बड़ी सिंपल सी परिभाषा आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तल में और समान कला में कंपन करते हैं और साथ ही साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इसका मतलब अगर आप विद्युत क्षेत्र सदिश को इस तरीके से दिखा करके चल रही हो, यानी उसके जो कंपन है वो बाई डायरेक्शन के कंपन है, वो बाई दिशा में कंपन हो रहे हैं, और बी के जो कंपन है वो जेड दिशा में हो रहे हैं। अब जेड दिशा के कंपन, लेकिन अब ब्लैक बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाएंगे, वैसे वास्तव में ये है ए ऐसे करके जेड दिशा है, तो वो कंपन जो है ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिखाने के लिए हम इस तरीके का यूज करेंगे, ऐसे करके। अगर आप इसको दिखाओगे इसकी, तो ये यहां ई की मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इस पे यहां ऐसे इस बाई के पैरेलल लोगे इसको, ये एक तरह से ई नॉट हो गया, और ये बी है लेकिन ये जेड के पैरेलल है, तो इसको ऐसे दिखाओगे और ये होगा आपका बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू। समान कला का मतलब एक ये भी होता है कि ये साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ई और बी साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब साथ साथ में आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि दोनों ने 0 से शुरू किया, दोनों मैक्सिमम भी एक साथ हुए, फिर दोबारा से दोनों 0 एक साथ हुए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ गए, इस तरीके से। तो क्या देख रहे हैं, ई ने 0 से शुरू किया, यहां मैक्सिमम तक आया, उसी समय बी ने 0 से शुरू किया, वो भी अपने मैक्सिमम तक आया, और फिर दोनों एक साथ कहां पे आ गए, 0 पे आ गए, और फिर इस तरह से आगे बढ़े। उसको कहा जाता है समान कला में। देखिए यहां जो स्टूडेंट से गलती होती है वो क्या है, यहां दो बातें होती हैं। एक तो क्वेश्चन होता है कि ई और बी कैसी कला में है, ई और बी कैसी कला में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश कैसी कला में है। एक तो ये क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन ये होता है कि विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन कैसे होते हैं। अब होता क्या है, ये फिगर बच्चे के माइंड में बना रहता है, और फिगर में उसके माइंड में बन गया कि ई तो था बाई डायरेक्शन में और बी था जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब वो समझ गया कि ये आपस में लंबवत थी, लेकिन लंबवत का मतलब कंपन लंबवत है, लेकिन कला में लंबवत नहीं है। उनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस नहीं है, या फिर उनकी कला जो है वो डिफरेंस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। ठीक है ना, क्योंकि कला कहते हैं साथ साथ चलने को। तो आप देख रहे हो जब वो मैक्सिमम हुए दोनों, फिर वो दोनों एक साथ 0 हुए, इसका मतलब वो दोनों समान कला में। और सबसे बढ़िया फिर कला को यहां से भी समझा जा सकता है कि कला समान है। तो ये मत समझ जाना, इस क्वेश्चन को ऐसे गलत मत कर देना कि वो उनके बीच में π/2 का कलांतर है, बल्कि कलांतर 0 का है, वो समान कला में है। हाँ, उनके कंपन आपस में लंबवत है, क्योंकि एक बाई डायरेक्शन में है तो एक जेड डायरेक्शन में। और साथ ही साथ एक और चीज, एनर्जी किधर आगे बढ़ रही है, एनर्जी कहते हैं वेव को, तरंग किधर आगे बढ़ रही है, तरंग आगे बढ़ रही है एक्स दिशा में, ये तरंग की दिशा है। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक लाइन में कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा आपस में परस्पर लंबवत होती है। तो दिख रहा है तीनों लंबवत है, और यहां से क्वेश्चन भी बना करेगा ये, और उस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। कभी कभी तो एक नंबर में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, ई की कोई वैल्यू दे दी, ई की वैल्यू दे दी, ई इक्वल टू 5 sin 3 t माइनस के 5x, ऐसे दे दिया। ठीक है, और अब आपसे कहेगा बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस दिशा में आगे बढ़ रही है।
तो ध्यान रखना है, जो साइन के साथ में एंगल में दो चीजें दिखेंगी तुम्हें, एक तो t होगा, एक x होगा, लेकिन जरूरी नहीं है x हमेशा x हो। x की जगह y भी हो सकता है, x की जगह z भी हो सकता है। इसका मतलब अगर यहां x है तो आप कह दोगे तरंग हमारी x दिशा में जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले x आ जाए बाद में t आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि माइनस ना आकर के बीच में प्लस आ जाए। वो चीजें माने नहीं रखती हैं, हालांकि उसका क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं तुम्हें बता के चलूंगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर तरंग x दिशा में जा रही होगी तो बीच में माइनस आएगा, और अगर तरंग माइनस x दिशा में जा रही होगी तो बीच में प्लस आएगा। अगर बीच में ये प्लस दे रखा है तो समझ लेना हमारी जो तरंग है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में न जाकर के नेगेटिव x डायरेक्शन की उल्टा है। अगर माइनस है तो पॉजिटिव x में जाती है, और बीच में प्लस है तो नेगेटिव x में जाती है। लेकिन यहां से हमें पता चल जाएगा ये x है तो x दिशा में जा रही है, और अगर यहां y है तो y दिशा में जा रही है, और अगर यहां z है तो z दिशा में जा रही है। तो पहली बात तो ये आई, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी एक नंबर में सिंपल सा यही से पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये आई, आप तरंग संचरण की दिशा को इस इक्वेशन को देख के पता लगा लिया करोगे। बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, केवल तरंग संचरण की दिशा ही नहीं, वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपन है वो किस दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपन है वो किस दिशा में है, उसके लिए तुम्हें वो हिंट देगा। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे, जैसे ही आपने यहां x देखा तुम समझ गए कि तरंग संचरण की दिशा तो x दिशा में हो गई। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड y और z दिशाओं में होंगे। किधर होंगे? y और z दिशाओं में, ठीक है ना। अब ये क्लियर नहीं हुआ कि y में कौन सा है और z में कौन सा है। उसके लिए मान लो उसने E के साथ में ये E जो दिया यहां पे ऐसे करके और लगा दिया, E के साथ में कुछ जैसे E की वैल्यू आई तो यहां पे J कैप लगा दिया, ऐसे बैठकर लगा दिया E और इधर J कैप लगा दिया। J कैप का मतलब होता है अब वो E की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो E की दिशा में यहां J कैप लगा दिया। इसका मतलब तुम समझ गए J कैप का मतलब क्या होता है। J कैप इज द यूनिट वेक्टर। J कैप एकांक सदिश होता है, वो भी बाई डायरेक्शन का। तो तुम सब समझ गए कि भाई E हमारा बाई डायरेक्शन में है। और अब तुम्हें B के लिए कोई हिंट नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हें खुद समझना होगा। जब आपका तरंग संचरण की दिशा x में हो गई, E जो है वो y में हो गया, तो सीधी सी बात है अब B किधर होगा, z दिशा में होगा। तो देखिए इस पॉइंट को समझिए, एक नंबर का क्वेश्चन इस पे अक्सर बना देते हैं, ठीक है ना। और बड़ा आसान, ऐसा नहीं है कि एक बात हमारी समझ में आ गया तो तुम उस चीज को कर दोगे, कहीं रटने वाली बात उसमें नहीं है। क्लियर? तो परिभाषा हमारी समझ में आ गई कि भाई इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, और एक कभी कभी एक नंबर अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, उसमें से आपको एक नंबर मिल सकता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं वो, लेकिन एग्जाम में तो भाई 2-3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिल सकता है। और वो क्या है, वो केवल ऑर्डर है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका सन है और सन से लगातार रेडिएशन निकल रहा है, और वो रेडिएशन भी एक दिशा में नहीं निकल रहा, वो तो सन तो भाई अपने चारों तरफ रेडिएशन निकाल रहा है, और वास्तव में वो रेडिएशन ही विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अब तक हम जब पढ़ते नहीं है तो हमें लगता है कि सूर्य से केवल प्रकाश आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है कि सूर्य से केवल प्रकाश आ रहा है। सूर्य से तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है भी, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं भी है, ठीक है ना। लेकिन सूर्य से जो भी चीजें आ रही हैं वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। पहले एक्चुअल में क्या हुआ करता था, शुरुआत में तो ये माना जाता था कि जो तरंगें होती हैं वो केवल यांत्रिक तरंगें थी, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती थी। मैकेनिकल जो वेव्स होती है वो दो तरीके की होती है। देखिए मैं एक बात दोबारा थोड़ा सा आपको, यांत्रिक तरंगें आपकी दो तरीके की होती है, एक अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी तरंगों को कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं मान लो तरंग तो संचरित हो रही है इधर, और मीडियम के कण वाइब्रेट हो रहे हैं ऐसे, मीडियम के कण ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और तरंग आगे बढ़ रही है। सपोज करो मैंने एक रस्सी ली
और रस्सी को उस किवाड़ से बांध दिया, और रस्सी को किवाड़ से बांधने के बाद मैंने यहां से किंक किया, किंक का मतलब उसमें एक झटका दिया, तो वो मैं जो झटका दूंगा ना, अब वो तो रस्सी तो वही बंधी हुई है, लेकिन मैंने जो झटका दिया तो वो झटका ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है? ऐसे ऐसे। इसका मतलब तरंग आगे जा रही थी और वो उसके परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, ऐसे करके। समझ गए ना? जैसे पानी में आपने कंकड़ फेंका, तो पानी में कंकड़ फेंकते तो आपको ऐसे लगता है कि एक लहर सी उठी और वो किनारे की तरफ चली गई, तो जो किनारे की तरफ जा रहा है वो तरंग है, लेकिन वास्तव में जिस जगह से लहर उठी थी वहां का पानी नहीं गया, बल्कि वो पानी केवल ऊपर उठा और नीचे चला गया। उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी अगले वाले पानी को, फिर वो अपने ऊपर उठा फिर नीचे चला गया। इसका मतलब पानी के कण किधर मूव कर रहे हैं? ऐसे ऐसे, और तरंग जा रही है आगे। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब एक क्वेश्चन फिर बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन क्या आता है, बहुत पूछा जाता है इसमें, इसकी उसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। अब अनुदैर्घ्य क्या है उसको भी समझ लो। अनुदैर्घ्य में क्या होता है, मान लो तरंग संचरित हो रही है इधर, तो इसमें जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा में के समांतर या पथ समांतर कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन है कि बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति से मतलब अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है? तो आप तुरंत कह दोगे कि इसमें तो क्या होती है, अनुप्रस्थ। क्यों है अनुप्रस्थ? क्योंकि तरंग इधर संचरित हो रही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश उसके कैसे कंपन कर रहे हैं? लंबवत कंपन कर रहे हैं। और आप देख चुके हो लंबवत अगर कंपन होते हैं तो तरंग हमारी कैसी होती है, अनुप्रस्थ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति है। इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको, अनुप्रस्थ प्रकृति है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो नेचर कैसा हो गया, अनुप्रस्थ। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो सन है, सन से बहुत कुछ आ रहा है। अगर मैं तरंगों की बात करूं तो तरंगों मान लो 0 से लेकर के और अनंत तक की वेवलेंथ की तरंगें इससे निकल रही है, लेकिन हमें सबकी जानकारी नहीं है। जितने की जानकारी है वो क्या है, उन्हीं को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, या फिर उनका स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम उनका। ठीक है, अब वो क्या है उसको क्रम सहित हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम से हम बहुत सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रो को कहते हैं सूक्ष्म तरंगें, रेडियो माइक्रो के बाद आईआर अवरक्त तरंगें, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त। अगर देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो गर्मी पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो आईआर होती है। जो हीटिंग इफेक्ट है, जो गर्मी देने का कॉज है, वो अवरक्त तरंग है। अगर कभी कोई पूछे तुमसे कि किसकी वजह से गर्मी पैदा होती है, तो वो अवरक्त तरंगों की वजह से होती है। इसके बाद आगे विजिबल लाइट, नॉर्मल भाषा में जो बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, धूप आ रही है, प्रकाश आ रहा है। धूप तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि धूप का मतलब केवल प्रकाश नहीं है, धूप के साथ साथ तो उसके अंदर हीट भी होती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन केवल प्रकाश कहते हो तो वो कहना गलत है। तो वो तो एक छोटा सा पोर्शन है बस, जो आप यहां कह रहे हो उसको, और उसका नाम देते हैं हिंदी में दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। उसके बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट तरंगें यानी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी। उसके बाद एक्स रेज, जब आप एक्सरा वगैरह कराने जाते हो तो जो रेज निकलती है ना, उन्हीं को एक्स रेज कहते हैं, एक्स रेज, एक्स किरणें। और उसके बाद गामा रेज, गामा किरणें, और भी कॉस्मिक किरणें। लेकिन इतना याद रख लो आप, ये क्रम भी याद आपको रखना है, ये क्रम आपको याद हो गया, आपका काम चल जाएगा। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन केवल इस क्रम से बना दिया जाता है। हालांकि अच्छा तो तब होगा जब आप इसको या तो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से याद रख लें या वेवलेंथ के ऑर्डर से याद रख लें। और मैं तो कहता हूं एक चीज याद रख लेना, बाकी चीजें आप निकाल लो खुद। वैसे तो 3 चीजों की जरूरत है, एक तरंग दैर्घ्य,
दूसरी आवृत्ति और तीसरी ऊर्जा। लेकिन इन तीनों में से भी अगर आप एक चीज को समझ गए तो बाकी दो मैं निकालना सिखा दूंगा आपको। एक चीज को याद रखना पड़ेगा आपको, और रख न सको तो एक ऑर्डर याद रख लेना। और देखिए ऑर्डर कैसे याद रखा जाएगा वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था दृश्य प्रकाश को, कि प्रकाश क्या होता है। तो वहां आपने पढ़ा था कि इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। हालांकि कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, कुछ बुकों में 3800 से 7800 लिखा है, कुछ बुकों में 4000 से 6500 लिखा है, लेकिन आप 4000 से 8000 याद करना सिंपल है, उसको याद रखें। अब आप 4000 से 8000 वो भी एंगस्ट्रॉम, और अगर इसे मीटर में बदलोगे तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, तो -10 तो 3 कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -7 और ये 8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। इतनी आई। अब एक चीज और ध्यान दो, ये जो हमारा क्रम है ना, ये तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है। तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम। अगर तुम्हें बस इतना ही पता चल जाए, कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, ये दे दी, इनमें से 2-3 उठा के दे दी, क्या इनको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में लगाओ, और तुम्हें अगर ये केवल यही याद है कि ये तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है, तो तुम ऑर्डर में लगा दोगे। यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो गई रेडियो तरंगों की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य हो गई गामा किरणों की। सही है। अब आप उल्टा सीधा लिखा हुआ देगा उसमें, वो आप क्रम से लगा दोगे। या मान लो एक क्वेश्चन यही पूछ लिया कि इनमें से सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, कर दोगे। इनमें से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, कर दोगे। तो उसके लिए तुम्हें इसका ऑर्डर याद होना जरूरी है। दूसरी बात, आप पढ़ते हो फॉर्मूला C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम, सही है ना। तो हमें पता चल गया। दूसरी मान लीजिए अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहते हैं, आवृत्ति की बात करना चाहते हैं, तो हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ते आते हैं। C इक्वल टू न्यू लैम्डा नहीं पढ़ा हुआ तो आपने ऐसे पढ़ा हुआ V इक्वल टू N लैम्डा। बात एक ही है, V का मतलब वेग, C का मतलब वेग या चाल, N आवृत्ति, वहां पे न्यू को आवृत्ति कहते हैं, लैम्डा तरंगदैर्घ्य, बात एक ही है। तो क्या दिख रहा है यहां से न्यू, यानी यहां से आप न्यू निकालोगे तो C अपॉन लैम्डा। इसका मतलब आवृत्ति जो होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अगर किसी का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब ये तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में था, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य इसकी और सबसे कम तरंगदैर्घ्य उसकी। इसका मतलब आवृत्ति का क्रम कैसा हो जाएगा, बढ़ता क्रम। अब अगर मान लो क्वेश्चन अभी आ जाए इनमें से किसकी आवृत्ति ज्यादा है, तो अब आप अगर तुम्हें क्रम याद होगा और ये भी पता होगा कि ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, आप कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक है ना। उधर दूसरी बात, एनर्जी की बात करते हैं तो फोटोन की एनर्जी के बारे में मैंने बताया था E इक्वल टू H न्यू। इसका मतलब आवृत्ति न्यू, आवृत्ति पे डिपेंड करती है ऊर्जा, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी। इसका मतलब आवृत्ति का बढ़ता क्रम तो ऊर्जा का भी बढ़ता क्रम। यानी इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों की और सबसे कम ऊर्जा होती है आपकी रेडियो तरंगों की। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये 3 चीजें हम समझ गए। अगर एक चीज हमें पता है तो बाकी दोनों को हम निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब एक के लिए क्या ध्यान रखना है उसको थोड़ा समझिए। देखिए ये क्या है, कुछ किलोमीटर से लेकर के, अब कुछ किलोमीटर में जैसे ले लिया आपने 1 गुणा 10 की पावर 4 मीटर से, कुछ किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर हो गया लगभग। मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करके देखोगे तो समझ में आ गया। तो 1 गुणा 10 की पावर 4 मीटर से लेकर के ये लगभग आपका 10 की पावर माइनस के 1 मीटर तक के, मैं केवल ऑर्डर की बात कर रहा हूं, इस ऑर्डर तक में ये होती है। अगर सूक्ष्म तरंगों में आ जाए तो 10 की पावर माइनस के 1 मीटर से ये 10 की पावर माइनस के 3 मीटर तक की ऑर्डर की होती है। इधर आप आ जाओ दृश्य प्रकाश में। अच्छा, तरंगदैर्घ्य का कैसा क्रम है, घटता। तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम है। प्रकाश को तुमने बताया कि ये तो 4 गुणा 10 की पावर -7 से 8 गुणा 10 की पावर -7, तो घटना का मतलब उल्टा कर दूं तो ये हो गया 8 गुणा 10 की पावर -7 से 4 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ये दृश्य प्रकाश हो गया।
इधर ये 10 की पावर माइनस के 3 हो गई। अब आप इसको लोगे तो ये आ जाएगी आपकी 8 गुणा 10 की पावर माइनस 7, और इधर ये 10 की पावर माइनस के 3 से लेकर के ये लगभग इतना हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर के ऑर्डर में। सही है। इधर आगे बढ़ोगे, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनमें कुछ ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी तरंग दैर्ध्य होंगी जिनकी एक्स किरणें भी होंगी, अल्ट्रावायलेट भी होंगी, उधर गामा भी होंगी। तो अगर आप गामा किरणों की बात करोगे तो ये 10 की पावर माइनस के 10 मीटर से लेकर 10 की पावर माइनस के 14 मीटर तक के ऑर्डर की होती है। एक्स किरणों की बात करोगे तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर से लेकर 10 की पावर माइनस के 11 मीटर तक की होती है। तो ओवरलैपिंग हो गई कि नहीं हो गई भाई? माइनस 10 यहां से शुरू और माइनस 11 वहां तक आ रहा है, तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई। इधर आप इसमें आ जाओगे पराबैंगनी में, तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और ये 4, तो ये 10 की पावर माइनस 7 से लेकर के और ये 10 की पावर माइनस के ये 10 तक ले सकते हो इसमें, या 10 मीटर तक की 10 में लेकर के माइनस 8 है इसमें, तो 9 ले लो, 9 मीटर तक की ऑर्डर में इसमें होती है। यहां भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग इसमें रहती है, ठीक है ना। तो भले वैल्यू मत रखो, एक ऑर्डर आपको पता हो, उससे आपका काम चल जाएगा। अब अगर तुम्हें तरंग दैर्ध्य पता है तो आप उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, उससे आवृत्ति निकाल सकते हो। पार्टिकुलर कोई बाउंड्री नहीं होती है, अलग अलग बुकों में थोड़ा अलग अलग घुमा के भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक ये चीज हमें याद रखनी है। और हां, कभी कभी एक चतुराई और कर देता है, इन किरणों के साथ में यांत्रिक तरंगें जोड़ देता है। अब ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में कि बताइए इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है या किसकी तरंग दैर्ध्य कम है, या आवृत्ति का क्वेश्चन। अब 3 तो इसमें से उठाए उसने, और एक उठा लिया कहां से? यांत्रिक तरंगों से, कि ध्वनि तरंगें और जोड़ दी साथ में। क्या जोड़ दिया? ध्वनि तरंगें। अब ध्वनि तरंगें तो आपको सुनाई देती है, और सुनाई देने वाली तरंगें जो होती थी उनकी आवृत्ति होती थी, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा 9th या 10th में, कितनी थी वो? 10 से मेगाहर्ट्ज के रूप में होती थी। ऑडियोविजुअल रेंज में जो आती थी 30 से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज तक होता था, शायद 3000 तक, 3 किलो हर्ट्ज तक मेगाहर्ट्ज में था शायद। यानी मेरा मतलब यह कि आपको क्या दे सकता है वो? इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में और कोई तरंगों के नाम भी दे सकता है। तो आप क्लियर रहे कि भाई वो जो तरंग है वो तो क्या है, जैसे अल्फा किरणें दे दी साथ में। अब अल्फा किरणें, भाई अल्फा किरणें क्या है? अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, वो तो पार्टिकल होता है। तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि क्या मैटर है। बीटा किरणें दे दी, बीटा किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन है वो, तो आप तुरंत समझ जाओगे। इसलिए इनको याद रखें अच्छी तरीके से। इनके अलावा जो देगा वो एक तरह से आपका कुछ न कुछ और है, या तो कोई पार्टिकल होगा, या साउंड वेव दे दी, श्रव्य तरंगें दे दी, उसमें भी अपश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें, ऐसे करके 3 तरीके की होती थी, उनमें से किसी का नाम डाल दिया तो तुम वो समझ जाओगे। बस ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि इनके अलावा जो भी है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, ठीक है। तो एक ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन प्रॉपर्टीज को भी हमें समझना होगा। प्रॉपर्टीज का टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनके गुणों के बारे में बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। और गुणों के बारे में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो बस मैं वही कहूंगा कि ये किससे उत्पन्न होती है, आप जान जाओगे, त्वरित आवेशों से। त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, इनकी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो तुम जानते हो पहले से। इनकी प्रकृति कैसी होती है? आप कह दोगे अनुप्रस्थ प्रकृति। तीसरा पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अब तक हमने कहा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप सब जानते हो अच्छी तरीके से। प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सही है ना?
अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन केवल इसे प्रकाश की चाल मत समझो। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम आपने लिए, सबकी चाल यही होती है। इसका मतलब बहुत बढ़िया चीज हमें मिल गई। अब याद आकर रेडियो तरंगों की चाल कितनी है, एक्स किरणों की चाल कितनी है, गामा किरणों की चाल कितनी है, अल्ट्रावायलेट रेज की चाल कितनी है, तो सबकी चाल यही है। लेकिन कहां पर? निर्वात अथवा वायु में। अब जब चाल की बात आई है तो यहीं पर 2 पॉइंट और लूंगा मैं, 2-3 पॉइंट, जिससे कि, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उन पर क्वेश्चन आ जाता है, जिससे कि आप उस पॉइंट को क्लियर कर सकें। पॉइंट वो क्या है? C = 1/रूट के अंदर μ0 एप्सिलॉन। आप अच्छी तरह से जानते हो, पता होगा चौथा चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, और वहां एक टॉपिक को मैंने कराया था, रिलेशन बिटवीन μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट, और वहां पर ये निकल के आया था। लेकिन ये μ0 किसकी है? चुंबकशीलता है निर्वात की। एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता है निर्वात की। इसका मतलब ये चाल भी आई है कहां? निर्वात की। यानी जितनी भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनकी निर्वात में ये चाल है, जिसकी वैल्यू ये आती है निकल करके। सॉल्व करोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम जानते हो, इसकी वैल्यू जानते हो, सॉल्व करोगे यही आ जाएगा निकल करके। लेकिन अभी यहां पे माध्यम की बात आ जाए कोई, कि भाई माध्यम में चाल क्या होगी, क्योंकि माध्यम में जाने पर चाल बदल जाती है। तो माध्यम में चाल का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, सही है ना? तो माध्यम में चाल निकालोगे तो V = हो जाएगा 1/रूट के अंदर म्यू एप्सिलॉन। अब μ0 नहीं आएगा, म्यू एप्सिलॉन। ये माध्यम की चुंबकशीलता हो गई, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब यहां परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है, कभी भी न तो म्यू की वैल्यू दी जाती, ना एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाती। इसका तो वैल्यू किसकी दी जाती है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। म्यू = होता था μ0 × म्यू आर, और एप्सिलॉन होता था ε0 × एप्सिलॉन आर। इसलिए वहां से थोड़ा सा चेंज करोगे आप फॉर्मूले को, और वहां से फॉर्मूला चेंज होगा तो 1/रूट के अंदर क्या आ जाएगा? μ0 म्यू आर ε0 एप्सिलॉन आर। और भी देखो थोड़ा सा सही करते हैं इसको, तो सही करेंगे तो 1/1 में लिख दिया μ0 ε0 × 1/1 में लिख दिया म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये वेलोसिटी निकल के आ गई है, स्पीड निकल के आ गई है विद्युत चुंबकीय तरंगों की किसी भी माध्यम में। लेकिन इस चीज को तो तुम क्या कहती हो? इसको तो भाई C कह रहे हो, इसको तो C कह रहे हो ना आप। इसका मतलब आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, C/रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो चाल को लेकर के ही आपके पास कई पॉइंट बन गए कि भाई V = किसी माध्यम में तो C/रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब इसको तो जानते ही हम भाई, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई, और ये एक तरह से जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे आप, रिलेटिव परमिटिविटी कहते थे, ये वो हो गया। इन दोनों की वैल्यू विभिन्न हो गई आप, ठीक है। लेकिन जब बात यही आ गई तो फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है। आपने ऑप्टिक्स में एक टर्म पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। ये वर्ड था वहां पे, माध्यम का अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को मान लो मैं n से डिनोट अगर कर रहा हूं, तो n का फॉर्मूला होता था C/V। यानी किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक था, वो उस जो हम चाल लेते थे, वो हवा में चाल बटे उस माध्यम में चाल, किसकी? प्रकाश की। अब यहां पे एक फॉर्मूला आ रहा है कि भाई V = हमारा ये आया है C/रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला आया है। थोड़ा सा कहीं कंपैरिजन करूं मैं यहां से, अगर मैं V को निकालूं इस जगह से, तो V = हो जाएगा C/n। यहां से अगर मैं देखूं, वही चीज चलेगी प्रकाश के लिए या विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, कि V = C/में ही आ रहा है। इसका मतलब एक नया पॉइंट तुम्हारे सामने बन गया कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, माध्यम का अपवर्तनांक, उस अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है √ में म्यू आर एप्सिलॉन आर। बताइए समझ आया कैसे बना? क्योंकि V = C/n होता है, और यहां n की जगह पे आ रहा है रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक रूट के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं?
इसके अलावा अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान देना है, उसको तुम्हें समझना होगा। अभी ये चारों पॉइंट हमारे स्पीड से संबंधित चल रहे हैं, जिसमें अपवर्तनांक अपने आप में शामिल हो गया है, और वो पॉइंट होता है C इक्वल टू E अपॉन B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। यानी अगर किसी माध्यम के अंदर या निर्वात के अंदर, वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान पता है, तो तुम वहां पर चाल निकाल सकती हो। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात आता है ना, वो उस माध्यम में उसकी चाल को प्रदर्शित करता है। C इक्वल टू E अपॉन B। और आपको ध्यान हो तो इसको जब मैंने वेलोसिटी सेलेक्टर टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, वहां भी ये चीज निकल के आई थी। वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब हमने क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया था। और क्रॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाता है। तो वहां दो तरह के फोर्स की बात की थी, एक तो QE फोर्स तो लग रहा था विद्युत क्षेत्र की वजह से, और QBB फोर्स लग रहा था चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, और वो बिना विचलित हुए निकल गया, सीधे चला गया। इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को और वो सीधा चला गया। तो दोनों को बराबर रखोगे इक्वल टू QE, तो Q से Q कट गया और यहां से V निकालोगे तो वो हो जाएगा E अपॉन B। वही फॉर्मूला आ गया, समझ गए ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया जाए, तो हम उसकी चाल निकाल सकते हैं प्रकाश की या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और यहां भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप E अपॉन B कह रहे हो, अगर आप E नॉट लो तो नीचे B नॉट ले लेना, अगर आप ERMS लो तो नीचे VRMS ले लेना। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू की बात करनी है आपको। तो इस तरीके से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल से संबंधित 2-3 पॉइंट हो गए जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे क्वेश्चन बना सकता है। अब जैसे जब इसकी बात आई तो एक और चीज, एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता। अभी जैसे आ जाए कि अच्छा बताओ रेडियो तरंगें जा सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन बना दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, इस माध्यम में से, इस माध्यम से, उस माध्यम से। अरे भाई वो तो विद्युत रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और उन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम है तो ठीक है, वहां भी चलेंगी, लेकिन माध्यम नहीं होगा तो भी चलेंगी। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि केवल विद्युत चुंबकीय तरंग है तभी तुम सीख पाओ उस चीज को। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों में से 7-8 जो भी लिखी है उनके नाम लेकर के भी वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक और पॉइंट, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है उन पर कोई आवेश नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं है, और आवेश नहीं होगा तो वो विद्युत क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र से बिना विचलित हुए सीधी चली जाएंगी, अनडिफ्लेक्टेड। अगर आप यहां पे एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया आपने और कहा इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग भेज रहे हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, भाई आपने प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, उसका विवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसका मतलब प्रकाश जिन प्रॉपर्टीज को रखता है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें उन प्रॉपर्टीज को रखती हैं। उन सब का परावर्तन होगा, उन सब का विवर्तन होगा, उन सब का अपवर्तन होगा, वो सारी चीजें उसमें भी आप समझ सकते हो जो तुमने प्रकाश के लिए पढ़ी होगी, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज, हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज काफी है, लेकिन 1-2 प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, अब बात करते हैं उनकी ऊर्जा की। वास्तव में उनके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी हुई होती है। ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बटी होती है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप आरएमएस वैल्यू के टर्म में लिखना चाहते हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो औसत ऊर्जा के रूप में कह रहे हो या ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हो आप, तो U इक्वल टू हो जाता है U E प्लस U B। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन बराबर बराबर। अब बराबर बराबर होगा और आप इसको आरएमएस के टर्म में लेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E आरएमएस का स्क्वायर प्लस 1/2 B आरएमएस के स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट।
तो ये एवरेज एनर्जी उसकी होती है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व जो होता है वो ये होता है आरएमएस के टर्म में। लेकिन अगर आप इसको पीक वैल्यू के टर्म में लाना चाहते हो तो वो फॉर्मूले आप जानते हो, आपने पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रिलेशन पढ़ा है। ई आरएमएस की बात करूं तो ई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन रूट 2, और अगर बी आरएमएस की बात करूं तो बी आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट अपॉन रूट 2, और इन वैल्यू को यहां पुट करोगे ई नॉट अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 1/2 की जगह 1/4 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा बदल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इस तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने ये कही, ये इनमें बराबर बराबर बटी हुई है। अब बराबर बराबर का मतलब है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट इसके बराबर है, या फिर कहिए ये पार्ट जो है ये पार्ट इसके बराबर है, ये इक्वल है। उस चीज को थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं कि इक्वल है भी या वैसे ही कहना है। मान लीजिए आप दिखाना चाहते हो u को um या ub के इक्वल दिखाना चाह रहे हो, और ue को आप लेके चल रहे हो ue इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ई कह लो, ई आरएमएस कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएमएस को लिख दे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं है। यू बी लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू। चलिए भाई एक काम करते हैं, यू ई लेके चलते हैं। यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी अभी आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि सी इक्वल टू होता था ई अपॉन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे पता क्या कर सकते हो आप, क्योंकि सी तो तुम्हें याद है, सी तो तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट है। अगर कहीं ई दे रखा है तो बी निकाल सकते हो, और बी दे रखा है तो ई निकाल सकते हो। तो यहां से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू सी बी या बी सी। तो आपका ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर बी स्क्वायर। और सी की वैल्यू कितनी थी अभी अभी आपने निकाली थी भाई, सी की वैल्यू थी 1/रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी जगह आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और ये क्या चीज है, यूबी। क्या लेके चले थे, यूई, क्या निकल के आ गया, यूबी। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बराबर बटी हुई होती है। क्लियर पॉइंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई आप कहते हो C इक्वल टू, देखिए आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं C इक्वल टू, चलिए यहां समझिए, C इक्वल टू E अपॉन B। एक बात बताइए, C की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू बहुत बड़ी है, 3 × 10⁸ अगर एयर की बात करें। इसका मतलब मैं तुमसे ये पूछूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 3 × 10⁸ अनुपात 1। यही तो कहोगे क्योंकि वैल्यू इसकी सी है। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर जैसे मैं लिख दूं तुमसे कि A/B = 1/8, इसमें A बड़ा है कि B बड़ा है, B बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, 8 गुना। अब मैं तुमसे पूछूं इसमें E बड़ा है कि B बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 × 10⁸, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश का मान बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपैरिजन में। वास्तव में जो हमारी आंख का रेटिना होता है ना, इस रेटिना को चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित नहीं करता क्योंकि उसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है। इसको विद्युत क्षेत्र सदिश प्रभावित करता है। इसीलिए जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं वो ई की वजह से होते हैं। इसीलिए ई को कहते हैं, ई को वैसे तो विद्युत क्षेत्र सदिश कह रहे हैं लेकिन इसको लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि यही प्रभावित कर रहा है। लाइट के जितने भी इफेक्ट हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। इसलिए ई को प्रकाश सदिश भी कह देते हैं, प्रकाश सदिश। तो ये पॉइंट और आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, 2-3 बच्चे उसको अगले वीडियो में बात करेंगे।